अच्छा जी, कल मैंने बात यहाँ छोड़ी थी। मैस्लो हायरार्की नीड की बात कर रहे थे। हमने कहा मोटिवेशन की थ्योरीज को देख लें। तो पहले ये थ्योरी थी और इसके ये लेवल्स थे, और मेरा ख्याल है कि कल की डिस्कशन से आपको काफी अंदाजा तो हो ही गया होगा कि किस तरह हमारी जरूरियात बढ़ती हैं। अ, आप यूं एग्जांपल ले लीजिए कि एक आदमी है जो बहुत गरीब है, भूखा है, उसके खाने को भी नहीं मिल रहा। तो उसके लिए रोटी का एक टुकड़ा भी बहुत है। नीचे पड़ा हुआ भी मिल जाएगा तो वो ले लेगा, नखरा उसका कोई नहीं होगा। उसकी बेसिक, उसकी जिंदा रहने की जरूरत है, तो उसको सांस चाहिए, उसको पानी चाहिए। तो वो चीज उसे कहीं से भी मिलती है तो वो गुजारा कर लेगा, ऐसे ही जैसे कोई जानवर करता है। हम्म। जब आपकी ये खाने पीने की नीड पूरी होती है तो फिर आपको इस बात का एहसास होता है कि यार ये तो गर्मी है और सर्दी है और ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है, साए में जाके बैठ जाऊं या समथिंग लाइक दैट। ये आपकी सेफ्टी नीड आ जाती है। जब पेट भरा होगा तो सेफ्टी नीड आएगी। आपने कितने फकीरों को देखा होगा, सख्त तपती धूप में एन सड़क के किनारे बैठे होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते यार वो कैसे बैठे हैं। वो एक्चुअली अपनी बेसिक नीड की वजह से बैठे हैं। अगर उनको थोड़ा पेट भरा होता तो वो साए में बैठे होते। राइट। उसके बाद ना फिर आ जाती है जब सेफ्टी नीड भी हो जाती है, आपको तसल्ली है, खाना भी मिल रहा है और मैं महफूज भी हूँ गर्मी सर्दी से या जो भी कोई चीजें हैं, महफूज भी हूँ। तो फिर मुझे बिलोंगिंग का एहसास होता है। अब एक फकीर को देखें, उसकी क्या बिलोंगिंग है? डजेंट केयर। कोई सामान नहीं है उसके पास, कोई कुछ नहीं है, तो ही डजेंट केयर। बट जब आपका पेट भी भरा होगा और आप सेफ भी होंगे तो आप कहेंगे यार ये मैं कोई चीज जो पसंद आई आपसे जेब में डाल लेंगे, यार ये अच्छी है, मैं इसे फिर दोबारा रीयूज करूंगा, देखूंगा, एंजॉय करूंगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। और ना सिर्फ बिलोंगिंग चीजों से होती है, इंसानों से भी होती है। हम्म। किसी से बात करने की ख्वाहिश, किसी से दोस्ती करना, किसी से जान पहचान बढ़ाना, लव, मैरिज, ये सब कुछ इस बिलोंगिंग में आ जाते हैं। जब ये चीज भी मिल जाती है आपको तो फिर आपकी थोड़ी अकड़ आनी शुरू होती है आपके अंदर। लाजमी बात है कि इसको हम पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं, नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं। तो सेल्फ एस्टीम की जो सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम है कि मैं इन लोगों से बेहतर हूं, वो चीज आ जाती है। और उसके बाद फिर जो हाईएस्ट लेवल है वो है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। तो ये हमने कल बातें की थी। वेलकम सदर साहब। सर आपको आवाज आ रही है? माइक माइक आपका ऑफ है। जी सर, सॉरी, सॉरी फॉर द लेट एंड थैंक यू फॉर योर हाई टॉलरेंस लेवल। वेलकम सर, वेलकम। सर हम अभी वही कल वाली बात को रिपीट कर रहे थे और थोड़ा सा हम मैस्लो हायरार्की इज इट ओके थ्योरी को सर? रिव्यू किया। मुझे यकीन है कि आपको वो मूवी देखने का तो टाइम नहीं मिला होगा। इस अपना रॉय ने भी नहीं देखी, और अपनी तसल्ली से जब भी कभी देखें, अगर आप इंजॉय करेंगे आपको ये सारी बातें वहां अपेरेंटली नजर आएंगी। अगली थ्योरी जो राइट। मैस्लो मैस्लो तो बुनियादी थ्योरी थी ना जी, पहली थ्योरी थी जो उसने नीड का एहसास दिलाया कि यार नीड देखो लोगों की और फिर अपनी नीड देखो। देखें, आप अगर किसी को एक जॉब पे रखते हैं तो लाजमी बात है उस बंदे की वेरिंग नीड्स हो सकती हैं। हो सकता है उसको रोटी ना मिलती हो सकता है उसको सेफ्टी ना मिलती हो, कोई भी चीज हो सकती है। लोग मुख्तलिफ मोटिवेशंस के लिए जॉब ज्वाइन करते हैं। हर कोई पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा होता। कुछ लोग दिल की तसल्ली के लिए भी कर रहे होते हैं, कुछ अपना स्किल बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशन बिहाइंड इट। उस आदमी की जरूरत क्या है? वो है उसकी जाती जरूरत। अब आ जाता है आप उसको क्यों हायर कर रहे हैं, आपकी क्या जरूरत है। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल नीड है, आप उस बंदे की नीड को अपनी ऑर्गेनाइजेशन नीड के साथ अलाइन करते हैं। अगर कोई अलाइनमेंट बनती है तब तो काम फायदे का है। अगर अलाइनमेंट नहीं बनती तो मेरा ख्याल है कि केस ही नहीं बनता कि उस बंदे को हायर किया जाए। ठीक है ना जी? तो इस तरह दोनों पार्टीज का फायदा हो जाता है। अब एक फकीर है, वो कहते हैं जी मुझे आप कुछ दे दें। आप कहते हैं जी ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ, वो तो चले अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करो तो मेरी गाड़ी साफ कर दो।
तो एक तरह से आपने उसके उस काम को, जो वो उसकी नीड थी, उसको रोटी चाहिए थी या उसको पैसे चाहिए थे, आपने उसको वो दे दिया, और आपको जरूरत थी आपकी विंडशील्ड को साफ कर दे, आपने वो उसे साफ करवा ली। तो कहने का मकसद है कि दोनों की नीड्स जब मिलती हैं तो दोनों का फायदा हो जाता है। और इस तरीके के साथ फिर जब वो ऑन बोर्ड आ जाता है बंदा, तो फिर लाजमी बात है कि आप उसको यू कीप हिम अलाइंड, और आप उसकी जरूरियात, जो बदलती हुई जरूरियात हैं, उनको भी समझते रहते हैं, और उनको यू कीप देम अलाइंड विद योर ऑर्गेनाइजेशनल नीड। ये है जी बेसिक वजह इस हायरार्की ऑफ नीड को समझने की। अच्छा, अब ये तो था मैस्लो का काम, और मैस्लो के बाद और बहुत से लोगों ने इस पे बहुत सा काम किया, लेकिन जो बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले हर्जबर्ग ने इस मोटिवेशन थ्योरी को थोड़ा थोड़ा सा अमेंड किया। उसने कहा जी, देर आर टू फैक्टर्स, एक होते हैं हाइजीन फैक्टर्स और एक होते हैं मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स मोटिवेटर नहीं होते। अगर वो जरूरियात आप एक एम्प्लॉय की पूरी करते हैं तो वो कहेगा हाँ ठीक है मैं जॉब कर लेता हूं। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि वो बंदा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे पाएगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको उसको मोटिवेटर्स देने पड़ेंगे। हाइजीन फैक्टर क्या है? आप उसे तनख्वाह देते हैं, आप उसे अच्छी वर्क एनवायरनमेंट देते हैं, बट दिस इज नॉट एनफ। इस पे वो कहेगा ठीक है फिर मैं एवरेज काम तो कर ही रहा हूं ना, लेकिन व्हाट इज इन इट फॉर मी? अगर आप मुझसे कोई एक्स्ट्रा वर्क या आउटस्टैंडिंग वर्क कराना चाहते हैं तो इस सैलरी में, इस वर्क एनवायरनमेंट में कोई जस्टिफाई नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप हाइजीन फैक्टर्स भी ना दें, उसे अच्छी सैलरी भी ना दें, अच्छी वर्क एनवायरनमेंट भी ना दें, तो ये तो सीधा सीधा केस बनता है डीमोटिवेशन का। आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं ना? अगर हाइजीन फैक्टर्स ना पूरे जी किए सर, गए, बिल्कुल। और ये हम्म। हाइजीन फैक्टर में वो भी आती है, बेसिक नीड्स आ जाती हैं, और वो जो सेफ्टी नीड्स आती है, इस तरह की जो जरूरियात हैं, जो बिल्कुल ही लोअर ऑर्डर नीड्स हैं, जो बिल्कुल ही निचले लेवल का पैरामीटर में आती हैं चीजें, वो हाइजीन आ जाती हैं। तो उस बंदे से आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो कोई बहुत ही आसमान से तारे तोड़ के लाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आसमान से तारे तोड़ के लाए, तो आपको उसको मोटिवेटर्स देने पड़ेंगे, उसको इंगेज करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा, उसकी एफर्ट को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, शाबाश देनी पड़ेगी, रिवार्ड देना पड़ेगा, या कोई किसी तरह से उसे रिकग्नाइज करना सर, आपकी होगा। आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? बहुत कम आ रही है। वॉल्यूम शॉल्यूम मैंने चेक किया, पता नहीं शायद। एक मिनट में आवाज मैं अपना मिनट। आपको ठीक आ रही है रॉय? हाँ, नहीं सर, अब ठीक नहीं। है। मैं तो खामोश इसलिए हो गया कि आपने कहा था आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, तो मैं अपनी सेटिंग चेक कर रहा था काफी देर से। अब अच्छा, पिछले ओके। 4-5 मिनट से ऐसा हुआ है। नाउ इट इज ओके सर। एक मिनट सर, मैं चेक कर लूं पूरी तरह से। हाँ, अभी आवाज ठीक आ रही है आपकी। है नहीं? अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी अभी कैसी है? अभी कम अब हो ठीक गई। है। कम हो गई? अभी कुछ बोलेंगे तो सर पता अभी? पता चल जाएगा। अभी बिल्कुल ठीक है। ओके। अच्छा जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि मोटिवेटर्स जो हैं वो फिर वो आपको आपको लोगों का पोटेंशियल जो है, सही पोटेंशियल पे काम करवाना, करवाने की आपकी कैपेसिटी। तो मतलब ये है कि लोगों को हायर कर लेना, तनख्वाह दे देना, बेसिक नेसेसिटीज दे देना, इसके ये एक्सपेक्ट ना करेंगे वो कोई बहुत आसमान से तारे तोड़ेंगे। उनको मुसलसल आपको उनको डील करना पड़ेगा, उनको ट्रीट करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा, रिकग्नाइज करना पड़ेगा, तरक्कियां देनी पड़ेंगी, एडवांसमेंट, इनाम, जो कुछ भी है, वो सब कुछ एक सिलसिला चलता रहेगा। और मैं मानता हूं कि ये सब कुछ एक आम ऑर्गेनाइजेशन में होता भी है। बट द क्वेश्चन इज, हाउ आवाज मच डू वी आवाज एम्प्लॉय? फिर कम हो गई सर। जी। अब मुझे फिर आवाज आपकी कम आवाज आ सर रही। फिर कम। आवाज फिर खराब हो गई? जी, कम हो गई है सर। अभी अभी कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं,
क्या मसला है ये? देख लो उसको, ये थोड़ा बात हो सा रही है। पानी ठंडा बड़े कप में डाल के नहीं सर, आवाज आ तो रही है, बहुत कम आ रही है। इसमें डाल दो, बोतल ले जाके। भी ठीक है। नहीं सर, नहीं, नहीं अभी भी आवाज बहुत कम है आपकी। आवाज कम आ रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हाँ, चक्कर है। नाउ इट इज ओके सर, नाउ इट इज ओके। अभी ठीक हुई है। ओके। अब मैं माइक बिल्कुल अपने मुंह के आगे रख के बैठा हूँ। आई होप कि अभी ठीक आएगी। टैप आ रही है। सर फ्लक्चुएट कर रही है। मसला है यार। अभी ये मसला है, बिल्कुल ठीक आया है। हाँ। कल ठीक। कल जो हम डिस्कस कर रहे थे सर, वर्चुअल जो मीटिंग्स या जो क्लासेस होती हैं उनके जो चैलेंजेस हैं, एक तो जी आज जी। हम फेस। अच्छा जी। जी अ, सर। ये हर्सबर्ग की थ्योरी तो समझ आ गई ना जी आपको? आगे जी। चले। जी सर। जी। अच्छा, अब आप लोगों की आवाज बड़ी कम आ गई है, पता नहीं क्या यार मसला है इसके साथ। अच्छा चले। अच्छा, फिर एक और बंदा अभी आया। आवाज ठीक है हमारी? जी। आवाज ठीक है अभी बहुत डिम हमारी आ तरफ रही से? है। बहुत डिम आ रही है। क्या वजह हो सकती है इसकी, मेरा मतलब है। ये मतलब सत्तर साहब, आवाज ठीक आ रही है? आप बोलिए कुछ। जी, मैं आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर और लाउड आ रही है। और सर की आवाज़ जो है वो सर वो ऐसे उसमें ना डिप्स आ रही हैं। हेलो। जी। हाँ अभी ठीक है। नाउ इट इज लाउड एंड क्लियर सर। ओके। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज और ऊंची हो जाए। अभी देखिएगा कैसी आवाज है। ठीक है। गुड सर। चलें। अभी बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा जी, अभी है मैकग्रेगर की ये तीसरी थ्योरी है। अब मैकग्रेगर जो था इसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना दिया। आपने शायद सुना हो या पढ़ा हो कभी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। उसने कहा जी दो तरह के निजाम हो सकते हैं। एक तो प्योरली अथॉरिटेरियन निजाम, जिसके अंदर एक लीडर हो और वो सबको डंडे से काम करा रहा हो। वर्कर्स इन दैट केस वो काम करना ही नहीं चाहते। वो काम अवॉइड करना चाहते हैं, डॉज करना चाहते हैं। मतलब आप जब किसी को जोर जबरदस्ती काम कराएंगे तो वो बंदा दिल से काम नहीं करेगा। नेवर। यही वो ये कह रहा है कि थ्योरी एक्स ये है कि लोग काम ही नहीं करना चाहते। वो जिम्मेदारी कबूल नहीं करते और उनको बात बात पे हिदायत देनी पड़ती हैं। ये थ्योरी एक्स है। ये एक एक्सट्रीम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा होता जरूर है। आपने ऐसी इन्वायरमेंट में कभी काम जरूर किया होगा जहां पे आप बिल्कुल ही लेबर क्लास के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो आपके हुक्म के ताबे हैं और वो जनाब खींच खींच के काम करते हैं। मतलब
जो उनकी कैपेसिटी है, जो वो कर सकते हैं, वो कोशिश उनकी ये होती है कि कम अज कम वो एफिशिएंसी दें। ठीक है जी। तो मतलब उनकी कोई मोटिवेशन ही नहीं है, उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बस जोर जबरदस्ती दिहाड़ी पूरी कर रहे हैं। ये दिहाड़ी के मजदूर जो आते हैं हमारे पास, जो हम हायर करते हैं लोकली, ये इनका एग्जैक्टली यही होता है कि उनको पता होता है कि दिहाड़ी मुझे इतनी मिल जाएगी, और वो कहता है काम को खींचो, एक दिन का काम 3 दिन में करो। ठीक है जी। तो वो बिल्कुल पाँव ड्रैग कर करके काम करते हैं। तो उनको डंडे के जोर पे काम करना पड़ता है, वो फौजी स्टाइल में। उनको जब डांड डपट करके और इस तरह गुस्सा वुस्सा दिखा के उनसे किसी ना किसी तरह से काम निकालना पड़ता है। ये है जी थ्योरी एक्स। लेकिन याद रहे कि ये थ्योरी हर तरह की इन्वायरमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर कोई मतलब एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड ना हो, सब चीजें वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड हों, और चेन ऑफ कमांड के जरिए सही अहकामात नीचे तक पहुंचे और लोगों ने सिर्फ काम करना हो। जो अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट है वो जरा मोर साइंटिफिक इन नेचर है, मोर नॉलेजेबल है, उसको हम कहते हैं थ्योरी वाई। ये हाईली पार्टिसिपेटिव होती है। यहाँ पे वही अपना एजाइल वाला जरा जेन में लेके आइएगा। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम है, वो सब कुछ खुद ही करती है, सब कुछ उनके अपने अपने फैसले होते हैं, किसी से वो कुछ नहीं पूछते। तो मतलब ये है कि पीपल वांट टू बी एक्टिव, मतलब वहां दे आर बबलिंग विथ एंथुजिज्म। वो काम करने के लिए आए हैं, वो काम करना चाहते हैं। वर्कर्स सीक जॉब सेटिस्फेक्शन, वो पैसे लेने नहीं आए, वो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए आए हुए हैं। दे डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, उन्हें किसी से कोई हुक्म नहीं चाहिए। वो खुद ही बेहतरीन एक्सपर्ट हैं उस काम के, और वो शायद बेहतर फैसले कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दूसरी एक्सट्रीम है, ऐसा भी होता है जी सर। No, no, no. So, sorry. तो ये दूसरी एक्सट्रीम है। मगर मैं ये कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको थ्योरी एक्स अप्लाई करनी पड़ रही हो, या सिर्फ थ्योरी वाई अप्लाई करनी पड़ रही हो। एक तरह से यूं कह लीजिए कि एक तरह का हाइब्रिड होगा, कोई दरमियानी किस्म का माहौल होगा, जिसमें थोड़ी बहुत अथॉरिटी, थोड़ा पार्टिसिपेटिव, थोड़ा नरम, थोड़ा सरद, थोड़ा गर्म, इस तरह करके आपको गुजारा करना पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में हकीकत कहीं लाया करती है। आइडियल अगर बात कहें तो मैं कहूंगा थ्योरी वाई इज माय आइडियल पार्टिसिपेटिव स्टाइल। पढ़ा लिखा स्टाइल है ना ये। और जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं गंवारों वाला स्टाइल है, वो थ्योरी एक्स का स्टाइल है। तो कोशिश करें कि आप इन दोनों के दरमियान रह के, या मोर टूवर्ड्स थ्योरी वाई अपना काम करें। अच्छा, अब ये थ्योरी बताने की जरूरत क्या थी? ये है नेचर ऑफ वर्कर के हिसाब से। बाकी जो थ्योरी पहले आपने फर हार्जबर्ग की पढ़ी और मैस्लो की पढ़ी, वो अपनी जगह स्टैंड गुड करती है। मैस्लो ने आपको जरूरत की कैटेगरीज बता दी, मोटिवेट हर्जबर्ग ने आपको मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स से मुतारिफ करा दिया। और ये जो थ्योरी है मैकग्रेगर की, ये आपको स्टाइल ऑफ वर्किंग की बात कर रहा है, अथॉरिटेरियन स्टाइल है या पार्टिसिपेटिव स्टाइल है। तो ये बातें हम अदरवाइज अगर रिलेट करना चाहें तो अथॉरिटेरियन को किसी हद तक मैं प्रेडिक्टिव से रिलेट कर सकता हूँ, थ्योरी वाई को मैं एजाइल या एडॉप्टिव से रिलेट कर सकता हूँ, और इनके दरमियान का एरिया हाइब्रिड वाला है। एक और साहब थे जी मैक्लीलैंड। ये जरा थोड़ा वक्री किस्म की इन्होंने एक सोच लाए। इन्होंने कहा कि एन इंडिविजुअल्स नीड्स आर शेयर्ड बाय द लाइफ एक्सपीरियंसेस इन 3 एरियाज। हर बंदे के जाती तजर्बात होते हैं, और वो 3 एरियाज में होते हैं। उनसे उस बंदे की अचीवमेंट का जो ग्राफ है वो देखा जा सकता है, उसकी मोटिवेशन देखी जा सकती है। एक तो उसने अचीवमेंट्स क्या कुछ की हैं जिंदगी में, दूसरा उसकी एफिलिएशंस क्या हैं, और तीसरा उसके पास पावर क्या है, मतलब स्किल क्या है। तो ये 3 चीजें अगर इन 3 एरियाज में आप एक आदमी को जज करते हैं, तो आपको उसकी मोटिवेशन का सही अंदाजा हो जाता है। आप कहें जी पावर तो बहुत है, स्किल बहुत है, मगर वो कोई दिल लगा के काम नहीं करता, आपके साथ उसका दिल नहीं बैठ रहा, तो वो फिर ज्यादा देर आपके पास टिकेगा भी नहीं। अगर वो बड़ा कोई वेल डेकोरेटेड है, अचीवमेंट्स ने की हैं, तो वो फिर यहाँ पे आपको उसको, अगर वो उसी तरह का अच्छा काम करेगा, तो आपको भी उसको रिवार्ड करते रहना पड़ेगा। तो मतलब इन तीनों चीजों को अंडरस्टैंड करके आप उसकी मोटिवेशन को जज कर सकते हैं।
और ये मेरा ख्याल है कि बड़ा इंट्रिकेट सा काम है, और ये बड़ा अच्छा इसने मैक्लीलैंड ने ये चीजें तीनों आइडेंटिफाई कर दी। वो कहता है यूज दिस इंफॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस गोल सेटिंग, फीडबैक एंड मोटिवेशन रिवार्ड सिस्टम। अब आप इन चीजों को मद्देनजर रख के उस आदमी के लिए उसकी मोटिवेशन और रिवार्ड का सिस्टम डिजाइन करेंगे। उसकी गोल सेटिंग, उसकी फीडबैक, कितनी दफा मतलब एक एक आदमी को ज्यादा फीडबैक चाहिए, मे बी डेली डेली मोटिवेशन चाहिए, डोज उसको ज्यादा चाहिए। एक आदमी को महीने में एक दफा आप थोड़ा थपकी दे देते हैं, वो उसी से खुश हो जाता है। डिजाइन आर क्राफ्ट रोल्स अराउंड टीम मेंबर स्ट्रेंथ। देखें, जिस स्पेशलाइजेशन का वो बंदा आया है, जो काम वो जानता है, आप उसको उस पे लगाएं, बजाय उसके कि आप उसको बिल्कुल ही एक अलग किस्म के काम पे लगाते हैं। मतलब ये चीज हम बड़ी हैरत से देखते थे कि फौज में जब कोई पीएचडी करके आता है ना वापस, वो कहते हैं अच्छा 5 साल बाद लगा के आया है, वो उसको जनाब हार्ड एरिया में भेज देते हैं, सख्त बर्फ में और कोई बहुत ही बुरे माहौल में। उसकी पीएचडी तो वहां धुल धुला जाती है। बजाय इसके कि आप उसके स्किल को इस्तेमाल करें, उसको कहीं यूनिवर्सिटी में लगाएं या कोई इस तरह के माहौल में लगाएं जहां रिसर्च हो रही है, आप पकड़ के उसको पहले तो सजा देते हैं, तू पढ़ के क्यों आया है। ऐसा नहीं होना दूसरा चाहिए। आप कहें डिजाइन और क्राफ्ट रोल्स अराउंड द टीम मेंबर स्टैंड। भाई वो पढ़ा लिखा आदमी, उसे पढ़े लिखे माहौल में रखें, उसको और अपॉर्चुनिटीज दें ताकि वो और एक्सेल कर सके उस डायरेक्शन में। अब उसने बंदूक तो नहीं चलानी ना इस टाइम के ऊपर। फिर है जी, अब वो टी शेप्ड पीपल की बात आ जाती है। आइडेंटिफाई नीड फॉर बैलेंस टू क्रिएट टी शेप्ड पीपल। याद है ना आपको, टी शेप्ड पीपल मैंने कहा था, जो जनरलाइजिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको अपने स्किल का तो बहुत अच्छा पता होता है, लेकिन बाकी जो रिलेटेड स्किल्स हैं उनके बारे में भी कुछ कुछ जानते हैं और काम चला सकते हैं। और ये लोग जो जब मिल जाते हैं, ये टी शर्ट पीपल, ये एक हाई परफॉर्मिंग टीम बनाता है, बनती है। देखें, ये आज का ना क्रेज है पूरी दुनिया का, हाई परफॉर्मेंस टीमों से काम करवाना। लेकिन हाई परफॉर्मेंस टीम बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, कोई इतना आसान काम नहीं है। आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्रीम ऑफ ड नेशन उठा के लानी है, उनको एक डब्बे डब्बे में बंद करना है, फिर उनके अंदर कोलैबोरेशन करवानी है, फिर उनके टी शिफ्ट स्किल जो हैं वो डेवलप करवाने हैं, फिर कहीं जाके आप उनको पार्टिसिपेटिव या वो जो हम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम बनेगी, तब वो होगी हाई परफॉर्मिंग टीम। अब ये हाई परफॉर्मिंग टीम के सिलसिले में भी पीएमआई के बहुत सारे कोर्सेज हैं कि आप हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे बना सकते हैं, क्या हिसाब किताब है। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि ये नॉलेज इतना इवॉल्व कर रहा है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। यही वजह है कि इसके ऊपर इतना कैपिटलाइज किया जा रहा है। आप ये देखें, नासा में चले जाएं, किसी और इस तरह की सेटिंग में चले जाएं जहां पे हाई परफॉर्मिंग टीम होती हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि यार ये हम जो टीम से काम कराते हैं और जिस टीम से ये काम कराते हैं, ये तो फर्क ही बड़ा है। तो जी जी आपकी परफॉर्मेंस क्यों ऑप्टिमाइज नहीं होती? इस वजह से ऑप्टिमाइज नहीं होती। लेकिन हम चूंकि अपने शेल में रहना पसंद करते हैं, तो हम कहते हैं बस ठीक है, हम अच्छे हैं। एक और एग्जैक्टली। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मतलब यह है कि फौज में एक नॉर्मली एक चीज दिखाते थे वो कि ये जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स वाले हैं, ये लोग गाड़ियां ठीक करते हैं और इलेक्ट्रिक का काम करते हैं सारा कुछ। तो उनकी टीम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आती थी। एक जीप के अंदर वो कोई कुछ 6-7 आदमी बैठे होते थे। उनको वो आते थे और आके गाड़ी आपके सामने खड़ी कर देते थे। मतलब तो सारे लोग देख रहे हैं, तमाशा जैसे लगा होता है, तो सारे लोग देख रहे हैं, वो गाड़ी लाते थे, वहां खड़ी करते थे। उसके बाद उन्हें ऑर्डर मिलता था। तो उस ऑर्डर को मिलने के बाद हर बंदे को पता था कि मैंने क्या करना है। वो इतनी सिंक्रोनाइजेशन के साथ गाड़ी को तकरीबन 1 या 2 मिनट के अंदर उसको फीती फीती कर देते थे। उसका एक एक पुर्जा खोल के, एक ग्राउंड शीट्स रखी होती थी जमीन पे, उस पे बखेर देते थे। टायर इधर पड़ा है, पेच उधर पड़े हैं, फलानी चीज, स्टीयरिंग व्हील, एवरीथिंग कंप्लीटली डिसअसेंबल्ड, कंप्लीटली डिसअसेंबल्ड। और वो मतलब चले 1-2 मिनट नहीं तो 3-4 मिनट ले लेते होंगे, लेकिन इतनी देर में वो ये सारा कुछ कर लेते थे और फिर आके खड़े हो जाते थे। फिर उन्हें ऑर्डर मिलता था कि आप जनाब आप रीअसेंबल करें और जाएं। और इतने ही टाइम के अंदर वो दोबारा गाड़ी बनाते थे और बना के निकल लेते थे।
यही काम जो है वो इसका जो आपके वेपन्स ट्रेनिंग है इसमें भी यही होता है। इसकी तो बल्कि हर फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपना वेपन कितनी जल्दी खोल और जोड़ सकते हैं। मतलब वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड टक 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 करके वो, आपने देखा होगा जो स्पाई मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, वो कोई मेरा ख्याल है चंद सेकंड के अंदर पूरी पिस्तौल खोल के पुर्जे पुर्जे करके रख देता है और उसको फिर दोबारा असेंबल भी कर लेता है। ये एग्जैक्टली वही चीज है, सिंक्रोनाइजेशन की बात है। और जब टीम है, अब आप अकेले हैं ना वेपन पे तो आप अकेले हैं, लेकिन जो वो गाड़ी वाली बात मैंने आपको बताई, उसमें तो हाई ऑर्डर ऑफ सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड है। तो ये तो फिर हाई परफॉर्मिंग टीम होगी। हर बंदा अपने अपने काम का एक्सपर्ट है। टायर वाला टायर के काम का एक्सपर्ट है, दूसरा दूसरे काम का एक्सपर्ट है। इसी तरह एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ गई, ये जो रेस कार्स होती हैं, रेस कार्स के पहिए चेंज किए जाते हैं राइट इन द मिडल ऑफ द रेस। देखा है कभी यस। आपने? जी सर। कितना टाइम लगता है? सर मैंने मार्शलिंग भी की हुई है इसमें। फ्यू अच्छा, सेकंड, फ्यू सेकंड्स। फ्यू सेकेंड्स। वो मतलब वो गाड़ी ने जाके खड़े होना है ना, तो वहां पहले से ही लोग मशीनें लेके खड़े होते हैं। वो जो ही आती है चारों टायरों पे हमला कर देते हैं एक एक टीम, और वो जनाब उसको कड़क करके खोल के दूसरी टीम ने टायर पकड़े होते हैं, वो नए ला के उसमें फिट करते हैं, जो कूल शूल करना है करते हैं, वो एक दो चंद सेकंड के अंदर तो वो हो जाता है। हाई परफॉर्मिंग टीम ये है। क्या आप ये चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी आपकी टीमें इसी तरह हाई परफॉर्मिंग हो? देखें, मैं आपको फर्क ये बताता हूं। यही टायर बदलने का काम एक बंदे को बुलाते हैं, वो आधा घंटा ला के आपका एक टायर चेंज करके देता है। ऑन दी अदर हैंड ये जनाब, चले मैं एक चंद सेकंड्स में ना सही, आप कह रहे हैं 1 मिनट में करते हैं। 1 मिनट कहाँ और 30 मिनट क्या, 30 टाइम्स मोर परफॉर्मेंस है। 30 टाइम्स मोर परफॉर्मेंस है। लाजमी तौर पे मैं मानता हूं कि वो एक आदमी काम कर रहा है, वो 8 आदमी है, चारों ने चार टायर पकड़े हैं, चारों ने नया टायर पकड़े हुए हैं, पुराने वाले टायर वो निकाल के ले जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। मैं मानता हूं आप 8 गुना ज्यादा पे कर रहे होंगे, आप 16 गुना ज्यादा पे कर रहे होंगे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस तो 30 गुना बढ़ गई ना। जी समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल दिस इज बिल्कुल। व्हाट एक्चुअली मैटर्स। ऑप्टिमाइज करना है, ये है जनाब इसका बुनियादी मकसद। और ये हमें बिल्कुल पॉइंट करता है वो एजाइल वाली दुनिया की तरफ, वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और सर्वेंट लीडरशिप और वो सब बातें जो हम पहले करते आ रहे हैं उनकी तरफ। एनीवेज, ये जहां तक मोटिवेशन थ्योरीज की बात है मैं यहाँ खत्म करता हूँ। लेकिन मोटिवेशन थ्योरीज बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसके ऊपर किताबों की किताबें लिखी हुई हैं। आप अगर और ज्यादा डिटेल में इन चीजों को समझना चाहें, मेरा ख्याल ये है कि ये पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट है। मतलब अगर आप जी बुक रीडिंग के आदी हैं, ये बहुत अच्छी आदत है। आप चलते फिरते सीखते रहते हैं नई नई बातें। ठीक है जी। अब बात जी। ये है कि ये मैं रॉय आपके लिए स्पेशली कह रहा हूं, आपकी अभी वो उम्र है कि आप पढ़ सकते हैं। आप जब थोड़ी उम्र बढ़ेगी, आंखें भी कमजोर हो जाएंगी, आप तबीयत भी खराब रहा करेगी, तो मुश्किल हो जाता है कि आप वो उतनी इंटेंसिटी के साथ पढ़ सकें। मुझे याद है कि मैं एक जाता होता था बुक शॉप के ऊपर, और वहां से 30-40 किताबों का डब्बा उठा लाता था सिलेक्ट करके। ठीक है जी। ये मैं बात कर रहा हूँ, दिस वाज जस्ट माय चॉइस ऑफ नॉवेल्स। नॉवेल्स में अलग खरीदता था, क्लासिक्स में अलग खरीदता था, और जो बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो अलग से मैं पढ़ता था। लेकिन ये जो होते थे ना नॉवेल्स वाला, और ये मेरी होती थी बेडरूम या बाथरूम रीडिंग। ठीक है जी, सोते वक्त और ये वो। और मैंने वो डब्बा ला के रख लेना है उस एक जगह के ऊपर, उसमें से ऊपर से एक किताब उठानी है, 1 या 2 दिन में वो निपट जाती थी, उसको मैं खाली डब्बे में डाल देता था। फिर दूसरे, इस तरह से वो 30-40 किताबें महीने 2 महीने में खत्म हो जाती थी। फिर मैं नया डब्बा ले आता था। मेरे पास इतनी बड़ी कलेक्शन थी सिर्फ नॉवेल्स की, कि आप यकीन कीजिए कि एक दफा जब मैं उसको वापस बेचने के लिए गया तो मुझे पता नहीं कोई 1 लाख 1.5 लाख रुपया उसका, 1/4 प्राइस पे भी, बल्कि वो 1/8 प्राइस देते हैं आपको यूज किताबों की। वो भी मेरे 1 लाख 1.5 लाख रुपए बन गए थे। वो माशाल्लाह। मसला सिर्फ ये था कि मैं इतनी सारी किताबें अपने साथ लेके फिर नहीं सकता था, मुझे पूरा कमरा सेट करना पड़ता था। अभी मैंने सिर्फ अपनी टेक्निकल किताबें रख ली हैं, बाकी मैंने सब जो है उनको ले ऑफ कर दिया हुआ है। गुड हो गया तो सर। मतलब ये है कि ये अच्छी हैबिट है।
देखें, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आपको अंग्रेजी आती है, जब आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी आती है। मतलब जो जो चीज आप पढ़ेंगे उसको नॉलेज आएगा। जो कभी भी किताब में लिख दिया गया है वो बुरा या अच्छा नहीं होता, वो आपके लिए अच्छा ही होता है, वो इल्म ही है। बिल्कुल। ठीक है जी। अब तो वो मैं किसी कुछ ने किसी तरह से दिया हुआ है, किसी ने किसी तरह से दिया हुआ है, बट एनीवेज दैट इज माय पॉइंट। तो एनीवेज मैं जी, अगली चीज की तरफ आते हैं। कुछ ऐड कर सकता हूँ सर? जी जी सर। कुछ अभी आपने मेंशन किया ना रॉय साहब के बारे में कि जी माशाल्लाह भी अपने करियर की ये पीक पे जा रहे हैं और काफी इन्होंने अभी सफर करना है। जी जी तो just sharing all these three theories, you know, what you have just explained about that. Back in RasGas specifically, when ExxonMobil was our partner back in Doha, तो उन्होंने अब मुझे याद आ रहा है कि इन तीनों का उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट निकाला था जो हमें पढ़ाते थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के वक्त, हाँ हाँ कि हाँ। ओके। हाउ हाउ वी विल मेजर द परफॉर्मेंस, राइट। all this motivational retention plans and turnover control. uh, बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये चीजें मतलब एज इट इज तो मतलब इस थेरीज के नाम से ऑथर्स के नाम से नहीं थी, लेकिन इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो मेरे जहन में आ गया अभी। जी जी हम जी लोग जी। इम्प्लीमेंट किया करते थे। बिल्कुल। और वही पॉजिटिविटी जो है वो लाना होती थी कि जी टाइमली फीडबैक और उसको एनवायरनमेंट अच्छा देना है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच लीडर, या या up to the CEO it was going. He will provide the facilities to his group managers. Group managers will come to the asset managers. Asset या managers will come to the division managers. Then the front line head of operations, और इस तरीके से वो नीचे तक लिंक होता था। बिल्कुल सही। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड अचीवमेंट्स जो है वो कैसे लेना है। या बिल्कुल सही। अच्छा जी, सॉरी ये कुछ मेरा ख्याल है। हाँ, यहाँ पे थे हम। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपको याद करें तो हमने शुरू में प्रोजेक्ट चार्टर, फिर टीम चार्टर, इन सब बातों, ग्राउंड रूल्स, ये पढ़े थे, याद है आपको? जी वो चीजें पढ़ी हुई है ना? जी 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 ये सिर्फ उसकी रिवीजन है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। टीम चार्टर की बात हो रही है। टीम चार्टर वो चीजें हैं जो टीम वाले इकट्ठे बैठ के अपने लिए ग्राउंड रूल्स इस्टेब्लिश करते हैं कि हमने मिलजुल के कैसे काम करना है। एक हाई परफॉर्मेंस टीम जो है वो इसी तरह काम करती है। लेकिन एक प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट के अंदर गालिबन टीम को जो ग्राउंड रूल्स बताता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर बताता है, वो लिख के देता है कि तुम लोगों ने ऐसे काम करना है। लेकिन एडाप्टिव में ये टीम चार्टर जो है ये टीम खुद बनाती है अपने लिए। ये खुद डिसाइड करते हैं कि हमने कैसे काम करना है, हमारे क्या रूल्स होंगे काम करने के। तो हाँ। खैर, मैं तो ये कहूंगा कि इवन इन प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट भी ऑटोक्रेटिक माहौल तो नहीं होना चाहिए। कम से कम आप थोड़ा कोलैबोरेटिव माहौल रखें और टीम को शामिल करें कंसेंसस बेस करके या कुछ कोलैबोरेशन करके। टीम को शामिल करें, अपने रूल्स बनाने की उन्हें आज़ादी दें। जैसे आप कहते हैं डेमोक्रेसी में कवानीन अवाम बनाती है, अवाम के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो लोग फिर बैठ के कवानीन बनाते हैं। तो ग्राउंड रूल्स जो इस्टेब्लिश होने होते हैं वो उन्हीं लोगों ने करने होते हैं जिन पे वो लागू होने होते हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर आप ऐसा करें। लेकिन अगर आप बिल्कुल वो डंडे मार किस्म की उसमें चल रहे हैं तो फिर ठीक है, आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उनको दे देंगे भाई ये हैं असूल और तुम लोगों ने इनकी रूगर्दानी करनी है लाजमी, नहीं तो सजा मिलेगी, दैट काइंड ऑफ थिंग। एनीवेज जी, जो भी आपने ग्राउंड रूल्स एस्टेब्लिश किए हैं टीम चार्टर के अंदर, खास तौर पे वो जो आपका लास्ट पोर्शन था जिसमें आप कहते हैं कि कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, ऐसा हो जाए तो क्या करना है, वैसा हो जाए तो क्या करना है, वो वाली चीजें जो हैं वो खास तौर पे उन पॉइंट्स को बड़ा बड़ा करके एक बड़े से चार्ट पे लगा के जहां पे वो टीम बैठती उठती है वहां पे जगह जगह लगा दें। ये बड़ा जबरदस्त और इफेक्टिव तरीका है कि रूल्स विल रिमेन विजिबल टू देम। कोई ये नहीं कहेगा वो मुझे तो भूल गया, मुझे तो याद नहीं था, मैंने तो देखा नहीं था। इट शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड एट देयर वर्क प्लेस। जैसे आप कहते हैं ना जी, कंपनी की पॉलिसी या कंपनी का जो क्या कहते हैं
विजन और मिशन जो है वो प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड होना चाहिए, ताकि हर एम्प्लॉय को पता हो कि हमारी कंपनी क्या है, क्यों है, कैसे है। इसी तरह टीम को अपना चार्टर या अपने ग्राउंड रूल्स उनके सामने विजिबल होने चाहिए। देखें कि क्या ये जो रूल्स बनाए थे हमने, इनमें से कोई रूल अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये टीम ने खुद बनाए हैं, तो वो उसको अपडेट करने की भी सलाहियत रखते हैं कोलेक्टिवली कंसेंसस के जरिए। आर न्यू टीम मेंबर्स इंडक्टेड इन प्रॉपरली? अगर कोई नया टीम मेंबर आता है, आपको याद रखना है इस बात को कि वो जो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग की सारी स्टेजेस आपने पढ़ी थी, ऑल्दो जब टीम पहली दफा बनी थी तो हमने वो एक्सरसाइज की थी, लेकिन जब भी कोई एक आदमी भी टीम में नया ऐड होगा तो उसको टीम में एडजस्ट होना होगा। तो उसके लिए फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग का सारा स्टेप्स चलेंगे दोबारा। जब वो परफॉर्मिंग के लेवल पे आएगा तो वो हाई परफॉर्मिंग हो जाएगा, वो टीम के अंदर आके एमलगमेट हो जाएगा। तो ये तीन स्टेजेस गुजारे बगैर वो नहीं शामिल होते। इसका मतलब है कि पूरी टीम को उसके साथ एक दफा कुछ देर के लिए कोलेबोरेट करना पड़ता है, ताकि उसको हेल्प करें फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग में, ताकि वो परफॉर्मिंग के लेवल पे आए और हम सब मिलजुल के खूब से खूब तर काम कर सकें। अच्छा, फिर जनाब आपने ये भी देखना है कि कभी कोई ग्राउंड रूल वायलेट या ब्रेक तो नहीं हुआ। आपने उस अगर ब्रेक हुआ है तो आपने क्या रिस्पांस ली है। आपने कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया हुआ है, कोई रिमाइंड किया है, कोई कोचिंग प्रोवाइड की है लोगों को जो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। क्या आप सर्वेंट लीडरशिप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। एक बात जो आखिर में लिखी है वो ये है कि हार्श डिसिप्लिनरी एक्शन, जो कि हम समझते हैं कि यही हल है हर चीज का, उसको मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इट शुड ओनली बी सेव्ड फॉर वेरी सीवियर वायलेशंस। बल्कि मैंने एक चीज सीखी, ये जो हम लोग डरा डरा के लोगों से काम कराते हैं, तो मैं ये निकाल दूंगा, जॉब से फारिग कर दूंगा, और डरा डरा के काम करते हैं, ना निकालते हैं ना वो काम उसे सही तरह से कराते हैं। इसका तरीका ये होता है जी कि आप अपना डोंट वेस्ट योर ब्रेथ ऑन लोगों को डांट डपट करने में अपना सांस जाया Overwhelmed. ना करें। ये बिल्कुल बेकार की एफर्ट है। अपना भी ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, उनको भी आप तंग करते हैं। आप सिर्फ उनको एक काइंड सा रिमाइंडर दे दें कि भाई आपने ये गलती कर ली है, इसको आप मेरी पहली वार्निंग समझें, बहुत प्यार के साथ। इसको वार्निंग समझें, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर 3 वार्निंग आपको मिली तो आप नौकरी से फारिग हो जाएंगे। बहुत ही प्यार के साथ, आराम के साथ, बगैर किसी गुस्से के आप इस तरह लोगों को ये कन्वे करें। आप यकीन कीजिए कि वो 3rd वार्निंग तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर पहुंचता है तो आपको कोई मजीद बहस मुबाहिसे में पड़ने की जरूरत नहीं है। उसका टर्मिनेशन लेटर लिखें, उसके हवाले कर दें, कहानी खत्म। कोई बहस नहीं, कोई कुछ नहीं। सर जी, ये चीजें अवॉइड की जा सकती हैं कि टाइमली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दी जाए ऑफ एम्प्लॉयज को। कोर्स, ऑफ कोर्स। ये तो तो मतलब वार्निंग तो हम तब होती है ना कि जब वो बंदा मान ही नहीं रहा, काम सही कर ही नहीं रहा। तो वो जी तो जी फीडबैक वाला सिलसिला तो बिल्कुल पहले आप ट्राई कर चुके हैं। लेकिन जब जी वो नहीं सुधर रहा तो फिर आप उसको ये वार्निंग देते हैं। जी। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा तरीका है इस चीज को हैंडल करने का। फिर जनाब, रिवार्ड और रिकग्निशन का फर्क समझें और जानें। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये रिवार्ड और रिकग्निशन। रिवार्ड तो इनाम हो गया ना जी, कि अच्छा काम करोगे तो तुम्हें कोई इनाम मिलेगा। ये कोई टेंजिबल चीज है, कोई चीज है जो मतलब शायद वो उसको सजा के रख सके, कोई ट्रॉफी हो, या हो सकता है आपने उसको केक दिया हो जिसको वो खा सके और एंजॉय कर सके। मतलब वो कंज्यूमेबल भी हो सकती है, वो हिस्टोर अपना वैल्यू की भी हो सकती है कि आप उसको सिक्योर करके रखना पसंद करें। और ये चीज दी जाती है किसी खास अचीवमेंट की के हसूल के ऊपर। और ये जब दी जाती है तो अगला बंदा एलिवेटेड फील करता है कि मुझे इनाम मिला है, दूसरे को नहीं मिला, मैं इन सब में बेहतर हूं। यूज टू मोटिवेट टूवर्ड अ स्पेसिफिक आउटकम। अच्छा, एक मैं यहाँ थोड़ी सी गलत बात कर गया। अब मैं उससे बेहतर हूं की सोच आनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारी मोटिवेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये बंदा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जो आउटकम है, उसकी तरफ और ज्यादा जोश और जज्बे के साथ और
उसकी तरफ डेडिकेट कर सके और काम कर सके, और उसे और रिवार्ड मिलेगा। एक आखिरी इंस्ट्रक्शन इसमें यह है कि रिवार्ड जो है वो कभी भी रिकग्निशन के बगैर नहीं आना चाहिए। रिकग्निशन को समझ लेते हैं, फिर मैं इस पॉइंट की तरफ आता हूं। रिकग्निशन क्या है? ये इंटेंजिबल है। आप एक आदमी की तरफ स्माइल करके देखते हैं तो आप उसे रिकग्नाइज करते हैं। आप एक आदमी को थपकी देते हैं तो आप उसे रिकग्नाइज करते हैं। आप एक आदमी की तारीफ करते हैं तो उसको रिकग्नाइज। आपने इनाम तो कोई नहीं दिया ना उसको, आपने उसे कोई इनाम तो नहीं दिया, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी हिम्मत सेरों बढ़ जाती है। वो बंदा जो है ना, वो मतलब वो इमोशनली चार्ज हो जाता है। तो एक्नॉलेज पर्सन्स बिहेवियर रादर देन एन आउटकम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उस बंदे के काम करने के रवैये को अप्रिशिएट करें। भले वो डिजायर्ड आउटकम दे पाया है या नहीं दे पाया, अभी हो सकता है कि भी आउटकम आने में देर हो, लेकिन आप कम से कम कहेंगे यार तुम बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम वक्त पे आते हो, वक्त पे जाते हो, या वट एवर। आप उसके बिहेवियर की तारीफ करें, उसको रिकग्नाइज करें, और जब आप उसे रिकग्नाइज करते जाएंगे तो वो अपने आउटकम की तरफ बढ़ता जाएगा, और जब वो आउटकम देगा तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। रिवार्ड कभी रिकग्निशन के बगैर नहीं आना चाहिए, रिकग्निशंस के बाद आना चाहिए। Used to increase the recipient's feeling of appreciation and can be given without a reward। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो रिकग्निशन है वो एक खुला खाता है, वो आप कभी भी किसी की तारीफ कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिवार्ड साथ देना जरूरी नहीं है। तो 100 का नोट नहीं पकड़ाना आपने उस बंदे को, बल्कि आपने सिर्फ उसकी तारीफ करनी है, उसको अप्रिशिएट करना है। तो रिवार्ड रिकग्निशन तो रिवार्ड के बगैर हो सकती है, रिवार्ड रिकग्निशन के बगैर नहीं हो सकता। इस सिलसिले में मुझे एक रियल टाइम स्टोरी याद आती है कि एक गालिबन एनसीआर कंपनी थी, जिसके अंदर एक बंदा था जिसने कोई किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत मेहनत के साथ और बहुत आला काम किया, और वो चलता रहा होगा प्रोजेक्ट को 2-3 महीने 4 महीने। उस टाइम के अंदर उसको कभी किसी ने स्माइल भी नहीं दी, किसी बॉस ने उसकी तारीफ भी नहीं की, उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया गया। और वो जनाब उसका रद्द अमल देखिए। उसका रद्द अमल ये था कि उसने काम करना छोड़ दिया। ही स्टार्टेड नो बिल्कुल ही ड्रैगिंग हिज फीट, और रेस्ट ऑफ द 9 मंथ्स ऑफ द ईयर वो इसी तरह लो परफॉर्मेंस देता रहा। एट द एंड ऑफ द ईयर उसको रिवार्ड दिया गया, बोनस, उस काम का जो उसने 9 महीने पहले खत्म कर लिया था। ये बंदा अपने टेबल पे बैठा हुआ सर पकड़ के उसे कहा, यार तुझे तो इतना बड़ा बोनस मिला है, इतना रिवार्ड मिला है, तो तुम खुश क्यों नहीं हो? उसने कहा, यार मैंने 9 महीने जाया किए, मुझे इन उल्लू के पट्टों ने अगर थोड़ी एक थपकी भी दी होती तो मैं वही उसी तरह की एफर्ट आज तक कंटिन्यू करता। मुझे तो इन लोगों ने किल कर दिया। मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि मैंने 9 महीने क्यों नहीं मेहनत से काम किया। आई हम्म, होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी जी जी। राइट। तो रिवार्ड शुड नेवर कम विदाउट रिकग्निशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और बात यहां पे आ जाती है कि जब आप सब लोगों को ट्रीट कर रहे हैं तो इम्तियाजी सलूक नहीं करना चाहिए कि ये मेरा फेवरेट है, ये बहुत अच्छा है, ये मेरा रिश्तेदार है। बी ट्रांसपेरेंट एंड जुडिशियस व्हेन यूजिंग रिवार्ड्स एंड रिकग्निशन। फेवरेटिज्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। Monitor for any negative effects resulting from misplaced competitiveness or animosity। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब आप एक ही आदमी को रिवार्ड करते जाते हैं तो बाकी लोगों में दुश्मनी सी पैदा होनी शुरू हो जाती है कि यार ये क्या, इसमें कौन से तारे जड़े हुए हैं जो यही काम कर सकता है, इसका क्या हल हो सकता है। अब वो बंदा अच्छा है तो उसको रिवार्ड मिलेगा, तो ये बाकी लोग उससे जल क्यों रहे हैं, और उनको कैसे हम ट्रैक पे ला सकते हैं? कोई तरीका है आपके जहन में? ये एनिमोसिटी और कॉम्पिटिटिवनेस, ये जो दुश्मनी और लेग पुलिंग है, इससे कैसे बचा जाए? सर इसमें आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और बैलेंस रखना। इट्स अ डिफिकल्ट जॉब एक्चुअली। यस। हाँ, इसमें ये है कि जी आप
impartial होके करें, and you have to बिल्कुल prove it. You have to set the example. Then people will start trusting and believing, and then the environment will get changed. You give the equal opportunities to your team members, एग्जैक्टली। and as their capabilities or एक और मुझे यहाँ पे किस्सा याद आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये बात आपको हाईलाइट हो जाएगी। एक कोई कंपनी थी जो टॉप 500 कंपनीज होती हैं दुनिया में, और वो कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म का उनका रिकॉर्ड था और सब कुछ था। उसके सीईओ के ऑफिस में एक बंदा मिलने के लिए गया, कोई जानने वाला है जो भी। उसने वहां देखा कि वहां पे दीवारों के ऊपर 5 घोड़ों की तस्वीरें लगी हुई हैं। 5 घोड़ों की तस्वीरें लगी हुई हैं, और उन घोड़ों के जो मुंह की जगह है उसको काट के उसमें एक आदमी की तस्वीर लगाई हुई है। एक एक आदमी की तस्वीर लगाई हुई है। बहुत बड़ी कंपनी थी। उसने कहा यार ये क्या है? उसने कहा दीज आर माई रेस हॉर्सेस, दीज आर माई बेस्ट पीपल। उसने कहा, वो पहले सोचता रहा, देखता रहा। फिर उसने कहा तुम्हारी कंपनी कितनी बड़ी है? उसने कहा 15,000 लोग हैं। उसने कहा सिर्फ 5 ही बंदे काम करते हैं? बात समझ आई आपको? 5 ही तुमने आज तक 5 बंदे ही पैदा किए हैं जो रनिंग हॉर्स हैं, बाकी सारे गधे हैं क्या? उनको तुमने प्रमोट क्यों नहीं किया? उन सबको रेस हॉर्सेस क्यों नहीं बना दिया तुमने आज तक? अगर तुम इतने कैपेबल होते तो तुम्हारे 15,000 बंदे रेस हॉर्सेस होते। तुम 5 को लेके बैठे हो, इन्हीं को पाल रहे हो। ये है जी प्रॉब्लम। ये होता है जब आप सिर्फ सिंगल माइंडेडली एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएं। तो इसका तरीका ये है। उसने फिर उसको तरीका बताया। उसने कहा देखो तुम कितने लोगों को रिवार्ड करते हो सालाना? उसने कहा जी मैं 5 लोगों को, टॉप 5 को रिवार्ड करता हूँ। उनकी तस्वीरें मैं यहाँ लगा देता हूँ, पूरा साल लगी रहती हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करता रहता हूँ। अगले साल जो 5 लोग होते हैं उनको। उसने कहा इसका मतलब है कि बाकी 14,995 लोग जो हैं वो तो बेचारे एनिमोसिटी में चले गए, कंपिटिटिवनेस चले गए, और उनकी तो कोशिश होती होगी किसी तरह इनकी टांग खींच लें। उसने कहा फिर मैं क्या करूं? उसने कहा तुम्हारे 15,000 लोग हैं ना, तुम हर किसी को कोशिश करो कि एटलीस्ट 2/3 आउट ऑफ देम शुड बी रिवार्डेड फॉर समथिंग। किसी को रिवार्ड करो तुम वक्त पे ऑफिस आए थे, किसी को रिवार्ड करो तुम आज तुम बड़े खुश लग रहे हो। मतलब बात बात पे रिवार्ड करो। ये बड़ा कॉमन हो गया है आजकल की जो इंडस्ट्री के अंदर, कि वो जनाब इतने ज्यादा रिवार्ड्स हैं छोटे बड़े कि हर कोई जो है वो उसको कुछ ना कुछ मिलता है। सिर्फ चंद लोग रह जाते हैं जिनको नहीं मिलता। जिनको नहीं मिलता वो समझते हैं हमें सजा मिल रही है। तो वो लोग फिर कंपिटेटिव होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम भी, क्योंकि अब मुश्किल नहीं है ना, टॉप 5 में तो नहीं पहुंचना, अभी तो हमने टॉप 1,000 में पहुंचना है, 10,000 में पहुंचना है। 15,000 में से हम, इसका मतलब लोएस्ट परफॉर्मिंग लोग हैं, तो हमें थोड़ी थोड़ी अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है। तो हर कोई दौड़ में लगा रहता है और हर कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के काबिल हो जाता है। ये कभी आपने देखा है इस तरह का मैकेनिज्म चलते हुए? टोस्ट yes sir. मास्टर में आपने देखा होगा। टोस्ट मास्टर में आपने काम किया ना? जी टोस्ट मास्टर में एग्जैक्टली ये एटीट्यूड होता है कि किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को डिस्करेज नहीं करना। हर किसी को जो जो वो अच्छा करता है उसकी अच्छाई के ऊपर उसे अप्रिशिएट करना है। तो वो जिसकी तारीफ नहीं हुई होती, जिसको बोलने का मौका नहीं मिला होता, अगली दफा वो उठ उठ के आता है। मेरा मतलब है कि अगर 10 लोग बैठे हैं, मैंने उनमें से 7 को इस दफा रिकग्नाइज कर दिया है, तो अगले वो जो 3 है वो कहते हैं हम क्यों नहीं। अगली दफा उनका नाम आपको ऊपर आता हुआ नजर आता है। और आप शायद ये भी ऑब्जर्व करते होंगे टोस्ट मास्टर्स के अंदर कि जो कुछ लोग ऐसे होते जरूर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, वो हर दफा कोई ना कोई इनाम अवार्ड लेके जाते हैं वहां से, क्योंकि वहां अच्छा अवार्ड कितने हैं? हर हफ्ते वो मीटिंग होती है या 2 हफ्ते बाद एक मीटिंग होती है। हर हफ्ते उन 10 लोगों में कोई 10-15 डिफरेंट इनाम बांटे जाते हैं। 10 या 20 बंदे होते हैं, उनमें वो 10-15 अवार्ड बांटे जाते हैं, तो मतलब तकरीबन एवरीबॉडी गेट समथिंग। और फिर ये भी देखा जाता है कि अगर कोई बंदा को बहुत ज्यादा अच्छा बोलता है तो वो फिर खुद ही
पुल बैक कर लेता है, कहते हैं कि अच्छा मैं हर दफा कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगा, ताकि औरों को भी तो मौका मिले। जी सर। ठीक है जी। तो रॉय साहब डिस्कनेक्ट हो गए सर। हाँ जी, मैं वही देख रहा था। आ गए। जनाब, ओके जी। तो ये मेरा ख्याल है रिवार्ड रिकग्निशन का मैकेनिज्म समझ आ गया आपको। और ये बड़े दो इंपॉर्टेंट लेसन्स, दो तीन इंपॉर्टेंट लेसन्स हमने इस स्लाइड से लिए हैं, कि एक तो रिवार्ड रिकग्निशन के बगैर नहीं देना, और रिवार्ड देने के लिए, रिकग्निशन देने के लिए रिवार्ड की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ट्रांसपेरेंट और जुडिशियस होना है। और वो मैंने आपको एग्जांपल से भी जाहिर किया कि एक नई बात आपको मैंने बताई कि बजाय इसके कि कम लोगों को रिवार्ड किया जाए, ज्यादा लोगों को रिवार्ड करें। क्या आपका क्या घिस जाएगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? थोड़े मैग्नेनिमस हो जाए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि चापलूसी करनी शुरू कर दें, मतलब मैग्नेनिमस हो जाए कि हाँ यार, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, ये चीज होनी चाहिए। एनीवेज जी, ये बात हो गई। अब आगे चलें। डिसीजन मेकिंग, अपनी टीम को एम्पावर करें कि वो अपने फैसले खुद लेने के काबिल हो। अगर तो प्रोजेक्ट मैनेजर ही को बुलाना है हर फैसला लेने के लिए, जो कि हमारे यहाँ एक आम माहौल है, आम माहौल है कि जी बॉस विल डिसाइड, बाकी सारे इंतजार में बैठे, बॉस जो है वो छुट्टी गया हुआ है, वो जब तक आएगा नहीं तो वो डिसाइड ही नहीं होगा। हाउ पैथेटिक। आप उनको नीचे की तरफ एम्पावर ही नहीं कर रहे। भाई उनको लेट देम डू। ऐसा माहौल होना चाहिए कि आपका बॉस गायब भी हो जाए कुछ अरसे के लिए, काम में कोई दिक्कत या रुकावट ना आए, सब कुछ चलता रहे। मुझे याद आता है कि हम लीडरशिप का कोर्स कर रहे थे, और हमारा जो प्रोफेसर था वो जेरी ब्राइटमैन था, हार्वर्ड का प्रोफेसर था वो, और वो हमारा कोर्स करवा रहा था। तो मैं दो बातें, उस बहुत सी बातें हैं उसके बारे में, लेकिन मैं दो बातें आपके सामने रखता हूं। एक तो बात ये था कि पूरी कोर्स के दौरान उसने मेरा ख्याल है दो स्लाइडें दिखाई थी, टोटल दो स्लाइडें। एक स्लाइड थी आइसबर्ग की, वो जो होता है ना पानी के अंदर, आधा अंदर आधा बाहर। उसने ये बताने की कोशिश की थी कि जी ये जो ऊपर नजर आता है वो उससे बहुत ज्यादा कुछ नीचे छुपा हुआ है। और दूसरी बात ये थी कि वो दूसरी स्लाइड बार बार चला देता था उसने। वो था तो वो ज्यू अमेरिकन था, लेकिन वो चाइना से एक बच्ची अडॉप्ट करके लाया हुआ था। उसके बच्चे मैरिड थे, वो एक बच्ची अडॉप्ट करके लाया हुआ था। उस छोटी सी बच्ची की तस्वीर बार बार चलाता रहता था हर थोड़ी देर के बाद, एंड माई चाइल्ड सेड दिस एंड दिस। मतलब ये कि वो एक तरह का आइस ब्रेकर ही होता था, उसका काम से कोई ताल्लुक नहीं था। बाकी उसने जितने दिन भी हमें पढ़ाया, उसकी बातों ही में इल्म था। और वो किस तरह से बातें करता था, वो खुद नहीं बताता था, वो हमसे पूछता था, अच्छा भाई तुम बताओ। 25 बंदे थे हम। ये थी लीडरशिप इंस्टीट्यूट की मास्टर्स क्लास थी, 2005 में मैंने कोर्स किया था। तो 25 लोग थे, और हर बंदा मुख्तलिफ मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था। और वो उनसे पूछता था, और वो उनमें सिर्फ पूछता नहीं था, बल्कि उनकी डिस्कशन शुरू करा देता था। और मैंने कई बार नोटिस किया कि हमारी डिस्कशन जारी होने के बाद वो गायब हो गया सीन से, वो कमरे में ही नहीं है। वो 10-15 मिनट के लिए गायब हो जाता था, और हमारी डिस्कशन में कोई किसी किस्म का ब्रेक नहीं आता था। वो वापस आता था, रिकैपिटुलेट करता था, वहां से आगे शुरू कर देता था कार्रवाई। तो मतलब ये है कि लीडर की गैर मौजूदगी में भी टीम काम जारी रखेगी। ये है वो माहौल जो होना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग को भी नीचे भेजें, और कंसेंसस से काम करना सीखें। ये बहुत से लेसन है न्यूज से जो हमने सीखे हुए हैं। बल्कि मैंने उसको, जितना कुछ उसने कराया था लाजमी बात है, वो तो जुबानी हमें चीजें करवा रहा था। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं जब उस फ्लाइट से वापस आ रहा था, तो मैंने रास्ते में जहाज में ही बैठ के उसने जो जो तरीके बताए थे उनको बाकायदा लिखना शुरू कर दिया। और वहीं पे लिख के मैंने उसे वहीं से ईमेल कर दिया। वो इतना खुश हुआ, उसने कहा यार ये मेरे साथ पहले कभी किसी ने नहीं किया। बल्कि मैंने उसको बताया कि तुमने ये गलतियां भी की हैं, और ये तुमने इस तरह गड़बड़ भी थी। वो बहुत हंसा, और वो उसके बाद जब कभी भी हम मिले तो जिसके सामने भी खड़ा होता था वो ये किस्सा बताता था
कि इसने जनाब मेरी गलतियां भी निकाली थी और मेरे सारे तरीके भी लिख के भेज दिए थे मुझे। तो मतलब ही वॉज अ वेरी प्लीजिंग पर्सन, बहुत मजेदार आदमी था। बट एनीवेज, तो खैर, ये चीजें जो है ना, ये हमें सीखनी होंगी कि हमें थानेदारी छोड़नी होगी, ऑटोक्रेसी छोड़नी होगी, और डिसीजन जो है वो नीचे की तरफ देने पड़ेंगे, तो हमें अपना वे ऑफ वर्किंग बदलना पड़ेगा। ये है जी इस स्लाइड का बुनियादी Basically, sir, मकसद। can I या rephrase it that this is called decentralizing actually? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि डिसेंट्रलाइजिंग इज अ सॉफ्टर वर्ड फॉर दैट। हम तो ये कह रहे हैं कि ताकत ही दे दो नीचे, अपने G. पास कुछ भी ना रखो, खुद नौकर Empowering the बन जाओ। people, delegating and empowering. डेलीगेट एंड एम्पावर, और दूसरा के आप खादम बन जाओ, आपका खादम, बस खत्म। वो जो एक होता है ना, कंट्रोल रखते हैं थोड़ा सा बीच में कि नहीं, मेरे मेरे से पूछ के ये काम कर रहे हैं, वो भी खत्म। ये बिल्कुल क्लासिकल एजाइल का माहौल बनता है, हाई जी, परफॉर्मेंस टीम का माहौल बनता है। एनीवेज जी, डिसीजन मेकिंग में अपॉर्चुनिटीज टू एम्पावर द टीम, लाजमी बात है कि आप देखें कि डिसीजन मेकिंग है, तो इसका मतलब है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी जो आप नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। आप खुद ताकत ना समेटते रहें कि यार ये भी सारे फैसले मैंने करने हैं, ये भी मैंने करने हैं, मैं बड़ा ताकतवर हूं। और ये कोई ताकत नहीं है। आप इंसान हैं, आप क्या है, क्या कुछ हैंडल कर पाएंगे। लेट द डिसीजंस गो डाउन, लेट द थिंग्स नीचे की तरफ एम्पावर करें। तो क्लैरिफाई एंड प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट्स आर यूजर स्टोरीज, आप देखते हैं ये काम हमने किया। कौन करता है? टीम करती है। स्प्लिट रिक्वायरमेंट्स इनटू टास्क, टीम करती है। एफर्ट, टीम करती है। मतलब एक एक बात पे अगर आपके वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आके पूछे सर ये अप्रूव कर दें, तो ये तो फिर ये काम ना हुआ फिर कभी भी। अगर आपने काम करना है तो अपनी टीम पे एतबार करें, उनको असाइनमेंट दें, एंड लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। रिस्क क्लासिफिकेशन करनी है, रिस्पॉन्स बनाने हैं, कुछ करना है, लेट देम डू इट, लेट इट इज देयर जॉब, लेट देम डू इट। आप सिर्फ उनको देखें, सुपरवाइज करें, और जहां कहीं उनको कोचिंग की, गाइडेंस की या काउंसलिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, वो प्रोवाइड करें ना आप, हुक्म ना सादिर फरमाएं आप। डिसीजन मेकिंग के मेथड जो हैं वो वोटिंग हो सकता है, जिसमें कंसेंसस बेस्ड भी हो सकता है, और तरह के भी हो सकते हैं। मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस, जैसे हमने वो कहा था 3 पॉइंट एस्टीमेट, के 4-5 फैक्टर हैं, उनमें से आप कहते हैं यार ये फैक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है, इसकी डबल वेटेज होगी। ये वाला फैक्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसकी ट्रिपल वेटेज होगी। बाकी फैक्टर्स की एक एक वेटेज होगी। तो अब क्या हो गया, पांच पांच फैक्टर्स थे, एक को 3 गुना वेटेज मिल गई, एक को 2 गुना मिल गई, तो ये हो गए 5 वेटेजेस, तो ये हो गई। और तीन, एक एक वेटेज बाकी 3 को मिल गई, तो ये हो गई 8 वेटेजेस। इसका मतलब है कि जो इसकी एवरेज निकलेगी वो जो वो 3 पॉइंट एस्टिमेट से निकलेगी, मतलब वो 8 से डिवाइड होगी। जितनी टोटल नंबर ऑफ वेटेजेस हैं उससे इनकी राय को डिवाइड किया जाएगा, और जिसकी 3 टाइम वेटेज है उसकी राय को 3 गुना वेटेज दी जाएगी, जिसकी 2 गुना वेटेज है उसको 2 गुना से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और बाकियों की राय को एज सच एक से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ये आपका मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस हो जाएगा। ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग तरीका तो है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। ये बिल्कुल लीडरशिप ड्रिवन है। एक ही बंदा सारे फैसले कर रहा है, जो कि होता तो है, लेकिन ये एहसन तरीका नहीं है। कंसेंसस से चीजें बहुत बदल जाती हैं, तो वोटिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाए। वोटिंग के अंदर कौन से तरीके मौजूद हैं? यूनानिमस डिसीजन, मुकम्मल कंसेंसस, जैसे ज्यूरी फैसला करती है। ज्यूरी में जब फैसला जाता है तो उनको, आई डोंट नो अगर बात ज्यादा लंबी ना हो जाए, ज्यूरी में उन लोगों ने कंसेंसस गेन करना होता है। अब आई डोंट नो, आप उसको पाकिस्तान वाली ज्यूरी से ना कंफ्यूज करें, क्योंकि यहाँ पे तो जजेस की ज्यूरी होती है, विच इज अ वेरी स्टूपिड आइडिया एंड अ वेरी स्टूपिड कॉन्सेप्ट। जजेस की भी हुई ज्यूरी होती है। ज्यूरी का मतलब होता है आम आवाम के मेंबर्स ज्यूरी का पार्ट होते हैं। अमेरिका में, कनाडा में, यूएसए में, यूके में, सब जगहों के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज में जब कोई बड़ा मुकदमा होता है तो उसके अंदर आम सिटीजन्स को लेटर आते हैं। किसी को भी भेज सकते हैं वो लेटर, किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट किसी को बुलाता है तो वो उसके लिए पाबंदी होती है कि उसने
कोर्ट में ये ड्यूटी करने आना होगा। उसको उसकी तनख्वाह भी मिलती है उस टाइम की, जो वो एक्चुअल जॉब कर रहा है, जो नहीं कर पाएगा तो उसके बदले उसको यहां से तनख्वाह भी मिलती है। तो ज्यूरी में 8 से 10 लोग होते हैं, कत्ल का मुकदमा है, एक जज बैठा होता है, ज्यूरी 10 बंदों की एक साइड पे बैठी होती है। जब ज्यूरी सिलेक्ट होती है, आपने मूवीज में देखा होगा, जब ज्यूरी सिलेक्ट होती है तो दोनों तरफ के वकील उन ज्यूरी के मेंबर्स के ऊपर भी एतराजात करते हैं कि नहीं जी ये तो इसका जो है ये फेवर में चला जाएगा और ये उसमें हो जाएगा। तो वो इम्पार्शियल किस्म के 10 लोग होने चाहिए। और फिर वो जो जो वकील जब अपनी आर्गुमेंट देता है तो वो जज को नहीं देता, वो ज्यूरी को देता है। उसने ज्यूरी को कन्विंस करना होता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो गुनाहगार है या जो मतलब वो बेकसूर है। उसने उनके सामने कन्विंस करना होता है। और ज्यूरी सुनती है, कुछ नहीं करती। ज्यूरी किसी से बाहर जाके बात भी नहीं कर सकती। अगर वो बात करेगी तो उसे ज्यूरी से निकाल दिया जाएगा, उसकी रिपोर्ट हो गई तो उसे निकाल दिया जाएगा, मतलब वो केस के मुतालिक कोई बात बाहर नहीं कर सकता। और वो ये चुप रहते रहते हैं, उधर भी नहीं बोलते जब वो ये सारा केस मुकम्मल हो। जी जी। जो ज्यूरी है, हाँ जी। ये किस चीज की जरूरत में, जजेस के होते हुए ज्यूरी की क्यों जरूरत होती है? यही तो है ना, कंसेंसस बेस की बात हो रही है। हमने कहा कानून अवाम बनाती है, तो फैसले भी अवाम ही को करने चाहिए ना मेरे भाई। लेकिन डेमोक्रेसी तो इसको कहते हैं। बात ठीक है। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी विजिबिलिटी में ऐसा नहीं है कि जहां पे बहुत बड़े फैसले हो रहे हो वहां पे जज खुद ही बने हुए होते हैं। ज्यूरी शुरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ज्यूरी तो बस छोटी मोटी आवाम के छोटे मोटे उसमें लगाए नहीं हुए नहीं होते नहीं हैं। आई नहीं, डोंट नो ज्यूरी बड़े इंटरनेशनली मसलों कहाँ पे। ज्यूरी बड़े मसलों में होती है, छोटे मसलों में नहीं होती। ज्यूरी बड़े ओके। मसलों में होती है जहां पे किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो, कि ये बंदा जो है पता नहीं गुनाहगार है भी कि नहीं है, इसको कोई गलत सजा ना हो जाए, तो ज्यूरी फिर कंसेंसस से फैसला करती है। क्योंकि जज जो है वो लीगल एस्पेक्ट को वो देखेगा। अगर कोई लीगली कोई चीज गलत है या सही है तो जज ज्यूरी को बताएगा कि ये वाली चीज जो है ये क्राइम है, ये नहीं है। वो तो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो लॉ नहीं पढ़ा हुआ उन लोगों ने। तो वो जज और वकील जो हैं वो उसके जिम्मेदार हैं कि ज्यूरी को अपडेट करें। लेकिन फैसला जो है वो ज्यूरी के कंसेंसस से होना है, और ये कंसेंसस 100% कंसेंसस है। ठीक है जी। तो एक मुकदमा था जिसके अंदर उन्होंने जनाब कहा कि जी अब आप जाएं और जाके फैसला करें। एक कमरा होता है, उसमें इनको बंद कर दिया जाता है, उनसे बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, बाथरूम उसके अंदर ही होता है। और उनको खाना पीना भी वहीं दिया जाता है कि जब तक आप लोग सब एक राय कायम करके बाहर नहीं आएंगे तब तक आपको इजाजत नहीं दी जाएगी बाहर आने की। मुकम्मल कंसेंसस होना चाहिए। एक बड़ी मशहूर मूवी है 12 एंग्री मैन। 12 एंग्री मैन बहुत पुरानी मूवी है, 60s की है, लेकिन इट इज अ फैंटास्टिक मूवी। और उसके ऊपर एक इंडियन भी, एक उसी जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी इंडियन भी बनी थी, और वो भी इसी का चरबा था या ट्रांसलेशन थी। तो उसमें क्या होता है कि जी एक लड़के पे अपने बाप के कत्ल का इल्जाम होता है, और वो पूरा आर्गुमेंट वगैरह हो जाता है, और अपेरेंटली आर्गुमेंट से यही लग रहा होता है कि ये तो इसी ने कत्ल किया, सारे प्रूफ उसके खिलाफ हैं, सब कुछ है। अब जनाब ज्यूरी जब जाती है तो वो बड़े खुश होते हैं कि यार अभी हम जाएंगे और 1 मिनट में उसको गिल्टी करार दे के वापस आ जाएंगे। तो वो जनाब कहते हैं जल्दी जल्दी करो भी, हमने अपने अपने कामों पे भी जाना है, तो जल्दी से फैसला करो, हाथ खड़े करो कौन कहते हैं गिल्टी है। तो सब लोगों ने हाथ खड़े किए सिवाय एक आदमी के। उन्होंने कहा कि यार तू अच्छी मुसीबत है यार, तू मतलब अभी हमें छुट्टी नहीं करने देगा, तो मतलब ये है कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर ये कसूरवार ना हो गया हुआ और इसको फांसी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। उसने कहा कोई तुम्हारे पास इसका लॉजिक है, कोई रीजन है, कौन सी बात तुम्हें कहती है। उसने कहा अच्छा चले मैं एक एक तरफ से आता हूं। उसने एक एक बात को डिस्कस करना शुरू किया। जैसे जैसे वो बात करता जा रहा था, दोबारा वोटिंग कराते थे, एक आदमी टूट के इस तरफ आ जाता था, फिर दूसरा आ जाता था। एक वो वक्त आया, कुछ दिन बैठे रहे वो लोग, 2-3 दिन बैठे रहे। एक वक्त ऐसा आया, तंग आ गए ना कि अब क्या करें। एक वक्त आया कि एक ही बंदा रह गया जो गिल्टी कह रहा था और बाकी सारे नॉट गिल्टी कह रहे थे।
और पूरी डिस्कशन होती है, मतलब ऐसे ही नहीं कि बस राय चेंज कर ली, वो पूरी डिस्कशन, केस को डिस्कस करते हैं, एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो आखिर में एक रह गया, उसने कहा कि नहीं जी मैं तो नहीं मानता, उन्होंने सारों ने उसके ऊपर पूरी ताकत लगाई, और आखिर में जब वो थक गए, जिसे कहते हैं ना कि दे वर सो वेरी टायर्ड, तो वो बंदा भी मान गया और बाहर आके उन्होंने उसको नॉन गिल्टी डिक्लेयर किया, और वो वाकई बेकसूर था। अगेन मैं वैसे आपको कहता हूँ, मूवी अगर ढूंढे आप इसे, 12 एंग्री मैन कहीं से आपको मिल जाए, तो दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कम से कम ये वाला जो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग और ज्यूरी की फंक्शनिंग का आपको बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि किस तरह काम करती है। हमारे यहाँ ज्यूरी का ये मतलब लिया जाता है जहां एक से ज्यादा जज बैठे हो, ज्यूरी बैठ गई जी, 2 जज बैठे ज्यूरी बैठ गई है, 10 जज बैठे हैं तो भी ज्यूरी बैठी है। तो ये और आपने अब तो वीडियोस भी देख ली कि वो ज्यूरी में करते क्या है। दे हैव नो कंसेंसस एट ऑल, कोई कंसेंसस नहीं होता, बकवास होती है सारी की सारी। और बाय द वे मैं तो सॉरी टू से, बट आई एम वेरी ग्रेटली सस्पिशियस अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ आवर जजेस। वो वकील बनने के भी काबिल नहीं होते जिनको जज बना दिया जाता है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है ना सर। मोस्टली मोस्टली कोई, मेरा ख्याल है कि कोई एक आध लाल ही होता होगा बीच में जो कि वाकई कोई डिजर्विंग टाइप का जज बन जाता होगा कहीं से। अदरवाइज ये सारे, ये वो घटिया और निकम्मे वकील होते हैं जो अपने वकालत नहीं कर पाए होते अच्छी, और उनको जज बना दिया जाता है पॉलिटिकल मोटिवेशंस की वजह से। जी सिर्फ जी। चंद एक लोग होंगे जिनका बहुत जबरदस्त कैरियर है और बड़े अच्छे वो जज होते हैं, लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं ना हमारे मुल्क में जज बनाने का। एनीवेज, अच्छा ये यूनानिमस तो ये कंसेंसस बेस्ड हो गया। फिर मेजॉरिटी डिसीजन है, वो आमतौर पे आप इलेक्शंस में देखते हैं, या रेफरेंडम कह लीजिए, क्योंकि रेफरेंडम में 2 ही चॉइसेस होती हैं, या हाँ या ना। तो जिसके 50% से ऊपर वेट होंगे वो वो विन हो जाएगा। या अगर आपके इलेक्शंस हैं जिसमें एक से तीन, 2 से ज्यादा पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो फिर वहां प्लुरैलिटी को लिया जाता है कि जिसके वोट सबसे ज्यादा होंगे, भले वो 50% से ज्यादा ना भी हों, लेकिन अमॉन्ग्स द पार्टिसिपेंट जिसने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं उसको विनर करार दिया जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं, यूनानिमस, मेजॉरिटी और प्लुरैलिटी। और इनके तरीके क्या हैं, जो वोटिंग मेथड्स हैं, उसके अंदर आ जाता है फिस्ट ऑफ 5। आपके हाथ की 5 उंगलियां हैं ना, आपसे कहते हैं अपनी राय दें इस पॉइंट के ऊपर। आप अगर एक फिंगर उठाएंगे तो उसका मतलब है कि आप एक पॉइंट दे रहे हैं, 2 3 4 मैक्सिमम 5। अगर आप फुली कन्विंस्ड हैं तो आप 5 दिखाएंगे, और अगर आप राय अपनी महफूज रखना चाहते हैं तो आप मुट्ठी बंद रखेंगे। इसे कहते हैं फिस्ट ऑफ 5। क्या कहते हैं सर? फिश? फिस्ट ऑफ 5 ये पहले वाला। फिस्ट ऑफ फिस्ट ऑफ फाइव। फाइव। प्लानिंग पोकर मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, याद है ना आपको? जी। जी। कहाँ गया? हाँ जी, डॉट वोटिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने कहा था मोनोपोली मनी, याद है? हर किसी को 100 100 पॉइंट दे देना, 100 100 पॉइंट या 100 100 रुपए या 100 100 डॉट्स दे दें कि भाई ये तुमने इनसे वोट करना है। ये ये इतने आइडियाज हैं, इनको आपने वोट करना है, जिसको जितने मर्जी वोट दे दो। तो उसके पास 100 वोट हैं, वो 100 वोट जैसे मर्जी बांट दें, आखिर में सारे वोट गिन लिए जाएंगे, तो जो आइडिया सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगा वो विनर होगा। रोमन वोटिंग तो आप मुझे बता ही सकते होंगे, ये व्हाट इज वो तो रोमन वोटिंग? when we do the thumbs up. हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो वो उनके वो क्या क्या कहते हैं, जो उनकी वो फाइट्स वगैरह होती थी, तो किंग ऊपर बैठा होता था, तो वहां से वो ये निशान दिखाता था, थम्स अप और थम्स डाउन। थम्स डाउन का नॉर्मली मतलब ये होता है कि किल हिम, खत्म कर दो इसको, और थम्स अप का मतलब होता था उसको विनर डिक्लेयर कर दिया था, और इसका मतलब होता था कि इनडिसाइसिव, ड्रॉ हो गया मैच। ये भी एक तरीका है। फिर पोलिंग आ जाती है। पोलिंग तो आपको खैर पता ही है कि आप पोल करते हैं रिजल्ट्स, और फिर उसके अंदर से आप निकालते हैं। ये सारे वोटिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। अच्छा जी,
फिर आ जाता है अपना, हाँ जी, अकाउंटेबिलिटीज जो आपके एजाइल में कैसे होंगी। आप अकाउंटेबिलिटीज करने के लिए प्रोडिक्टिव में तो आपको पता है राशि चार्ट बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उसकी डिक्शनरीज, वो सारा मैकेनिज्म जो है वो आपके कामों को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए होता है। एजाइल के अंदर हमारे पास जो तरीका है उसको हम, वो बड़ा आसान है, उसको हम टास्क बोर्ड या कैनबैन बोर्ड कहते हैं। उसमें बुनियादी तौर पे तो तीन ही कॉलम होते हैं, टू डू, डूइंग और डन। टू डू, डूइंग और डन। इसने यहाँ क्या किया है कि डूइंग को तीन हिस्सों में बांट दिया कि डूइंग का अपना बफर है, ये प्रोडक्ट बैकलॉग होगा, ये उसका अपना बफर है, यहाँ पे इस इन चीजों पे एक्चुअली काम हो रहा है, ये चीजें डन हो चुकी हैं, जो डन हो गई हैं उनको रिव्यू किया जाता है या टेस्ट किया जाता है, उसके बाद वो डन, परमानेंटली डन डिक्लेयर की जाती है। मतलब एक तरह से देखा जाए यहाँ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। ठीक है जी, ये भी अकाउंटेबिलिटी का एक तरीका है एजाइल के हिसाब से। और प्रिडिक्टिव अपना हाइब्रिड, आपको पता ही है कि वो उसमें दोनों तरह की चीजें जो हैं वो उस पर अप्लाई कर सकती हैं। क्या हो गया जी? ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम ब्रेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिकग्निशन? आई होप रिकग्निशन हमने पढ़ी है तो आप फौरन फाइंड कर लेंगे। बी। ब्रावो। बिल्कुल सही। इन अ मल्टी-phase project, when are assumptions validated and risks analyzed? Multi-phase project when the assumption validated and risk analyzed at the end of the project, at the beginning of the project, at the end of the each, at the end of the each phase, sir. Assumptions validated and risks analyzed, जब खत्म ही हो गया तो फिर रिस्क किस बात का? या। Beginning of each phase. जी बिल्कुल। Sir, I ओ, said ये प्रिडिक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, एंड ऑफ ईच फेज। वो आपको so याद है स्टेज गेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने? जी। under that वहां पे idea, हम I वो, have replied जी, Charlie. सब चीजें प्रेजेंट करते हैं, वो अप्रूव करता है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, और बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट फेज हम उसकी एजम्पशंस को एनालाइज करते हैं, उसके रिस्क को देखते हैं। तो कहने का मकसद है कि आफ्टर एवरी फेज वी पुट इन फ्रेश एफर्ट टू आइडेंटिफाई एनी न्यू रिस्क आर वैलिडेट एनी एजम्पशंस की ये इसका क्या बना है अब तक। मसला यही है कि जब आप वो फेज गेट पे आप कर रहे हैं तो फेज गेट क्लोजिंग ऑफ वन फेज एंड स्टार्ट ऑफ वो जो अनदर क्लोज होता हो है। गया क्लोज हो गया ना, ये बात करें उसके बाद की, ये उसके बाद की अगले फेज में दाखिल होने की। अगर एजाइल के So पॉइंट accordingly, ऑफ व्यू से बात करूं तो वो जो हम करते हैं ना रेट्रोस्पेक्टिव एक्सरसाइज, उसके लेसन्स इमीडिएटली अगली आइट्रेशन में अप्लाई हो सकते हैं। फेज का भी ऐसा ही है कि फेज तो एंड हो गई, ये तो खत्म हो गई, तो बुक हो गई ना। अब जो अगला काम शुरू करने से पहले हम अपनी एजम्पशंस जो हमने पहले बनाई थी इस फेज के हवाले से, उनको रिस्क को एक दफा फिर एनालाइज करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट दिस फेज। ये इसके कहने का मकसद है। ठीक है जी। ठीक ही है सर। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। वो असल में बात ये। जब उसने कहा ना मल्टी फेज प्रोजेक्ट, इससे जाहिर हो जाना चाहिए कि ये एजाइल नहीं है। हम्म। ये मल्टी फेज है तो ये प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट है और इसकी फेजेस भी हैं। तो फिर लाजमी बात है कि ये इसके रेफरेंस से फिर एट द एंड ऑफ ईच फेज ही बनेगा, बिगनिंग में हो नहीं सकता। एट द एंड ऑफ ईच फेज होगा कि अगले को, मतलब इधर से पास हो गया, फेज गेट से आप इधर से तो पास हो गए, अगले में दाखिल होने से पहले उसका वैल्यूट करेंगे। पहली फेज तो जब शुरू करेंगे तो आप उसका हिसाब किताब पूरी प्लानिंग कर रही है ना आपने उस वक्त, लेकिन अब हर तो फेज के बाद आप रीप्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन का ये जो पार्ट जो lesson व्हेन। learned लेंगे सर, provide the जी सर। सॉरी रॉय साहब, आप कंप्लीट कर लें फिर मैं। जी, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं आपकी बात से इस तरह से एग्री करता हूँ कि मल्टी फेज प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, प्रिडिक्टिव हो गया। जी व्हेन जी। एजम्पशंस वैलिडेटेड, तो एट द स्टार्ट पे हम एजम्पशंस को वैलिडेट नहीं कर सकते, वैलिडेट एग्जाम जाहिर देखिए, बात है एंड पे होंगे।
नहीं नहीं, एजम्पशन कभी भी एंड पे नहीं होती। अच्छा एजम्पन जी। एक आपने अंदाजा लगाया है कि यार ये मुझे ठीक। पता तो नहीं कि ये चीज कितने की आती है, एक्चुअल मार्केट का मुझे कोई अंदाजा नहीं है। तो मैं कहता हूँ लेकिन इस तरह की कुछ चीज मैंने पहले इस्तेमाल की थी, वो आई थी 10 रुपए की, हम्म। तो मैं एज्यूम कर लूं कि ये भी 10 ही की होगी। ठीक है। अब ये खतरा है कि अगर वो 10 की ना हुई तो मेरा सारा एस्टीमेट तबाह हो जाएगा। हम्म। राइट। इसका मतलब है कि राइट। मेरा अजम्पशन अगर गलत साबित हो गया तो ये तो रिस्क है। ठीक है। तो मैं हम्म। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इसके ऊपर थ्रू आउट नजर रखूंगा। ये एजम्पशन कभी भी वैलिडेट हो सकती है प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान। ओके। तो जब मैंने एक फेज कंप्लीट कर ली तो उसके उससे मैंने कुछ सीखा होगा ना, लेसन लर्न किए हम्म। होंगे, जिसकी वजह से कुछ वजाहतें आई होंगी। और बहुत सी एजम्पशन जो मैंने शुरू में ली थी, अब फेज 2 में मैं उनको बैठ के पहले तो देखता हूं कि वो अब तक वैलिड हैं या वो खत्म हो गई हैं। ठीक है। ओके। और उनको वैलिडेट करके रिस्कों को एनालाइज करके फिर मैं अपनी गाड़ी आगे चलाता हूं। तो दिस विल हैपन आफ्टर एवरी फेज। ओके जी, और अगला तीसरा पोर्शन हमारा होगा टीम मेंबर की परफॉर्मेंस, और उसके लिए हम 20 मिनट की ब्रेक लेंगे। Thank you, sir. मतलब उन्होंने पूछना था, सफदर साहब ने कुछ चीज पूछनी थी। जी सर, आप पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? सर वो आपने कहा था ना कि रॉय साहब यंग आदमी हैं, इनके लिए अभी काफी वो है ग्रो करने का। जी जी जी। तो मैं स्किप कर गया, जेन से निकल गई ये चीज, वो पूरा आइडिया निकल गया हुआ। हम्म। आफ्टर द आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिकलेक्ट द थिंग्स एंड देन विल शेयर। अभी वो हाफ जो है वो निकल गई है सर। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वो बहुत शुक्रिया। अजम्पशन के बारे में सर, अजम्पशन के बारे में वो बात हो रही थी जी जी। कि हम वो जो कर रहे थे कि रिस्क एनालाइज करते हैं एंड ऑफ द फेज, ताकि हम्म। रीअकरेंस जो है उसको अवॉइड किया जाए फॉर द नेक्स्ट फेज। रीअकरेंस को, जिस और हम ज्यादा एजुकेट हो जाते हैं ना उस वक्त तक, जी हमें जी ज्यादा जी, बेहतर चीजों का पता चल जाए, तो एजम्पशन, इस पर काफी भी। एजम्पशन तो रिमूव ही हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया सर। चलें सर, लेट अस हैव अ ब्रेक फॉर 20 मिनट्स एंड देन विल बी बैक। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।